केचुए के पाचन तंत्र में, ठीक है, या पाचन तंत्र का मुख्य जो भाग है आहार नाल में कौन कौन से भाग हैं इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब किस प्रकार से इसमें पाचन होता है, तो इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये अंग कौन कौन से खंड में पाए जाते हैं, इनका भी समझना बहुत जरूरी है। तो साथ में जो है बताते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से इसमें क्या किसका पाचन होता है। तो पहले है मुख प्रकोष्ठ। पहला क्या है? मुख प्रकोष्ठ, जो कि मुख द्वार से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख द्वार से। मुख द्वार कहाँ किसे कहते हैं? जो होंठों से घिरा रहता है। यह भाग तीसरे विखंड के मध्य तक फैला रहता है, अर्थात ये हम कह सकते हैं एक से लेकर के तीसरे विखंड तक क्या होता है? हाँ, मुख प्रकोष्ठ, या इधर ही लिखते चलते हैं एक से लेकर के तीन खंड तक क्या होता है? मुख प्रकोष्ठ, अर्थात तीसरे और चौथे खंड में बदलाव होगा। तीसरे और चौथे खंड में फिर बदलाव होगा। अब देखिए मुख प्रकोष्ठ कैसा है। इसकी भित्ति जो होती है अधिक मोटी नहीं होती है, और किंतु अंदर की ओर इस पर अनुदैर्ध्य भंज होते हैं। अनुदैर्ध्य भंज मतलब क्या होते हैं? एक रबड़ जैसी संरचना होती है। वो क्या करते हैं? मुख त्वचा को ऊपर की ओर खींच करके, पीछे की ओर खींच करके मुख को बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं। काहे से? ज्यादा से ज्यादा मिट्टी को पकड़ने के लिए। समझ गए? मुख प्रकोष्ठ से ही तो मिट्टी को पकड़ेंगे। तो जैसे ट्यूब नहीं होता है, ट्यूब साइकिल का ट्यूब है, किसी डंडे पे चढ़ाओ है और फिर उसके ऊपर जो है इस तरीके से पीछे की ओर हम पूरा ट्यूब खींच सकते हैं। सेम उसी तरीके से ये अपने अनुदैर्ध्य भंज के कारण, अनुदैर्ध्य भंज और कुछ नहीं है, एक पतली त्वचा जैसी संरचना है जो कि उसके पेशियां हैं, एक प्रकार से पेशियां हैं ये, और पेशियों के माध्यम से मुख प्रकोष्ठ को बिल्कुल पीछे की ओर वो फैला सकते हैं, और फिर आगे मिट्टी को पकड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी उसके मुख में आ जाएगी। तो इसमें विशेष प्रकार के जो है अनुदैर्ध्य भंज होते हैं। बाहरी सतह पर अनेक पेशियां इसको देह भित्ति से इस प्रकार से जोड़ते हैं कि मुख द्वार से होकर या अंदर से बाहर की ओर पलट सके तथा वापस लौट सके। तो इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि मुख द्वार से ये पीछे की ओर बिल्कुल पलट सके, जिससे मुख द्वार खूब पूर्ण रूप से खुल जाए और फिर से जो है वापस आ सके। तो इस प्रकार से देखा होगा यहाँ पे केचुए के यहाँ पे मुख की शुरुआत होती है इस तरीके से है। तो यहाँ पर वही सिकुड़न जैसी होती नहीं होती है। तो इसी के बाद में केचुआ जो है पूरे मुख प्रकोष्ठ को खोल सकते हैं। तो ये मुख प्रकोष्ठ की बात है। मुख प्रकोष्ठ की बनावट इस प्रकार से होती है कि भोजन को आसानी से ग्रहण कर सके, और दूसरा कार्य क्या है? मुख प्रकोष्ठ का प्रचलन में भी सहायक है, क्योंकि मिट्टी को आगे बढ़कर मिट्टी को पकड़ेगा तो प्रचलन में भी सहायक होता है। दूसरा है ग्रसनी। ग्रसनी तीसरे विखंड से ही अधिक फैल करके चौथे के अंत तक यह भाग रहता है, अर्थात तीसरा चौथा। ग्रसनी जो है वो तीसरा और चौथे खंड तक, तीसरे और चौथे खंड पे ग्रसनी बहुत ही छोटी होती है। खाली एक प्रकार का द्वार होता है जो कि मुख प्रकोष्ठ, या कह सकते हैं जोड़ने वाला एक अंग होता है, किसको? मुख प्रकोष्ठ और ग्रसिका को जोड़ने वाला भाग है ग्रसनी। ठीक है, इसमें ग्रसनी पुंज, ग्रसनी या कंद पाए जाते हैं। यही ग्रसनी जो है दो भागों में बटी होती है। ऊपर की ओर पृष्ठ कक्ष जो होता है वो लार वेश कहलाता है, और अधर कक्ष जो होता है वो संवाही वेश कहलाता है। यहाँ पर अगर काट के देखें ग्रसनी को, यहाँ पे काट के देखें तो गोल संरचना तो बाहर से दिखाई पड़ती है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से दो चैम्बर में बटी हुई मालूम पड़ती है। दो चैम्बर में बटी हुई संरचना मालूम पड़ती है। ये पृष्ठभाग या ऐसे दिखा सकते हैं इसको, दो चैम्बर में बटी हुई संरचना को, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से 2 चैम्बर में ऐसा लगा कि ये संरचना जो 2 भागों में बट गई। ऊपर का जो होता है ये लार बेस कहलाता है, क्या कहलाता है, लार बेस। नीचे का जो है ये संवाही बेस कहलाता है, संवाही बेस। यहाँ पर और कुछ नहीं, यहाँ पर जो है लार ग्रंथियां होती हैं, ये खाए हुए भोजन को जो है उसमें लसलसा बनाने में सहायक करती हैं। और इसमें रोमाल भी होते हैं जो कि भोजन को आगे से पीछे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रसनी की बात हो गई। उसके बाद में आगे है ग्रसिका या ग्रासनाल, जिसको हम आइसोफेगस कहते हैं। आगे क्या है, ग्रसिका या ग्रासनाल इसको कहते हैं, या आइसोफेगस कहते हैं। इस ग्रसनी के सकरे होने से, मतलब ये तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये ग्रसनी है, ये क्या है, ग्रसनी है यहाँ पे ये है, अब ग्रसनी ही सकरी हो गई है, ग्रसनी ही सकरी हो गई है, मतलब पतली हो गई है और ग्रसिका का निर्माण कर दिया है। तो ये और कुछ नहीं, बिल्कुल ग्रसनी के सक्रिय होने से जो है ग्रसिका का निर्माण होता है और ये 8वें विखंड के मध्य तक फैली रहती है। मतलब ये चौथे से शुरू होती है, चौथे या 5वें से है, 5वें से लेकर के 8वें खंड तक क्या पाई जाती है, ग्रसिका पाई जाती है। यह अपेक्षाकृत सकरी नली है जिसकी दीवारें पतली होती है, इसकी दीवारों में ग्रंथियों का अभाव होता है और भीतरी भित्ति अनुप्रस्थ बलनों में उभरी होती है। भीतरी भित्ति जो है वो अनुप्रस्थ बलनों में, अनुप्रस्थ बलन क्या समझ रहे हो, यही बलन, जैसे हम यहाँ पर उंगली लगा के देखते हैं, ये देखिए छल्ले मालूम पड़ रहे हैं, मालूम पड़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारी ग्रसिका या ग्रासनाल है, तो ये के बलन है, छल्ले हैं, क्या है ये छल्ले हैं। तो यहाँ पर भी इनके छल्ले टाइप में होते हैं, ठीक है, जिससे भोजन हो या ना हो, तो ये ग्रासनाल हमारी है, भोजन हो या ना हो पिचकती नहीं है, खुला रहती है हर समय। तो ऐसे ही इसमें भी, इसमें भोजन हो अथवा ना हो, ये छल्ले जो है इसको पिचकने से रोकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये ग्रासनाल में जो है ये छल्ले टाइप में पाए जाते हैं और ये कह सकते हैं ये क्या है, अनुप्रस्थ बलन को ही कहा जाता है। उसके बाद में शुरू होती है पेशणी। पेशणी जो है ये विशेष संरचना है, पेशणी जो है ये विशेष संरचना है। यह ग्रसनी के यह 8वें विखंड से ही प्रारंभ होती है, किससे, 8वें विखंड से प्रारंभ होती है और 9वें तक फैली रहती है, अर्थात 8 से 9 तक, ठीक है, 8 से 9 खंड तक यह पेशणी रहती है। इसका मुख्य कार्य क्या रहता है, भोजन को पीसने का कार्य रहता है, जो भोजन लिया गया है अंदर उसको पीसने का कार्य रहता है, क्योंकि पेशणी जो है हर समय इस तरीके से चलती रहती है, इस तरीके से अंदर चलती रहती है और इसके जो अंदर भीतरी दीवार पे, ठीक है, इसको अगर काट के देखेंगे, अब इसको यहाँ पर काट के देखें तो ये इसकी दीवार हो जाएगी और इसके अंदर जो है ये वर्तुल पेशियां बहुत होती हैं। क्या होती हैं ये, वर्तुल पेशियों, वर्तुल पेशियां काफी विकसित होती हैं इस तरीके से। ये क्या है, वर्तुल पेशियां हैं, वर्तुल पेशियां। कुल मिलाकर के ग्रसनी में वर्तुल पेशियां जो होती हैं काफी विकसित होती हैं और इसके अंदर जो है ये क्यूटिकल का बना हुआ एक चर्म होता है या स्तर होता है, ठीक है, और ये क्यूटिकल का बना होता है, तो जिससे क्यूटिकल जो होता है वो घिसता कम है, ठीक है, और चोटिल कम होता है, क्योंकि खाली जो है पेशियां होगी और इस तरीके से अगर संकुचन करेगी तो कोई जो है कण है या कोई भी धारदार चीज है वो तो खाता है ना, तो कण भी तो धारदार हो सकता है, तो उसकी त्वचा को नुकसान कर सकता है, घायल कर सकता है, मांसपेशी को घायल कर सकता है, लेकिन इसके अंदर क्यूटिकल का एक आवरण होता है, समझिए, तो ये जो है वहाँ की पेशियों को बचाता है, नुकसान होने से बचाता है। तो
इसमें जो है ये 8वें खंड से प्रारंभ होती है और 9वें खंड पे समाप्त हो जाती है। अतिपेशीय संरचना है। अतिपेशी मतलब पेशियाँ इसमें काफ़ी होती हैं। इसकी भित्तियाँ अत्यधिक पेशी होती है, विशेषकर इसकी भित्ति से अत्यधिक जो वर्तुल पेशियाँ होती है वो काफ़ी विकसित होती है और इस पर कठोर क्यूटिकल का आवरण भी होता है। जो अभी बताया है, कठोर क्यूटिकल का आवरण होता है, ठीक है, जो कि इसको घिसने से बचाता है। पेशनी के अंदर भोजन के भली भात जो है पीसा जाता है और उसके बाद में भोजन जो होता है वो कहाँ जाता है, आमाशय में पहुंचता है। आमाशय जो है वो 9वें खंड से लेकर के 14वें खंड तक फैला रहता है। 9वें से लेकर के 14वें खंड तक जो है आमाशय फैला रहता है, ठीक है। और यह एक सकरी, ये भी एक सकरी नलिकाकार संरचना है। इसकी भित्तियां भी पतली होती हैं। इसके दोनों सिरों पर अवरोधनी पेशियां होती हैं। कहाँ पर दोनों सिरे कहाँ हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यहाँ तक है होगा। तो यहाँ पर अवरोधनी पेशियां होती हैं, अवरोधनी पेशी, ठीक है, और यहाँ पर भी अवरोधनी पेशी या स्पिंक्चर पेशियां कहते हैं। इनकी चर्चा हुई थी जब पट पढ़ाया था, अंतराखंडी पट, तो उन पटों में ये पेशियां पाई जाती हैं जो छिद्रों को खोलती और बंद करती हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर ये भी जो है अवरोधनी पेशियां जो है भोजन को नीचे जाने देती हैं, लेकिन वापस ऊपर की ओर नहीं आने देती। इस प्रकार से ये खुलती और बंद होती है। ग्रंथ इनकी जो है ग्रंथियों से में जो है कुछ प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को पचाने में सहायता करते हैं। अर्थात इनकी दीवारों में कुछ ग्रंथियां होती हैं, उनसे एक स्राव निकलता है। उस स्राव में कौन सा एंजाइम होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पचाने में सहायता भी करता है। उसके बाद में आंत्र शुरू हो जाता है, ठीक है, कहाँ से, 15वें खंड से लेकर के, और 15वें खंड से लेकर के कहाँ तक, अंतिम ही खंड तक, क्योंकि अब तो आंत्र ही बची है ना, तब अंतिम खंड तक जो है ये आंत्र फैली रहती है। इसकी भित्ति पतली जो है होती है, किंतु इसमें रुधिर केशिकाएं अधिक होती हैं, क्योंकि आंत्र में ही मुख्य रूप से पाचन होता है, मुख्य रूप से अवशोषण भी होता है। और पाचन और अवशोषण किसके माध्यम से होता है, केशिकाओं के माध्यम से। केशिकाएं क्या हैं, रुधिर वाहिनियां हैं। कैसी रुधिर वाहिनियां, जो बहुत ही पतली हैं, बहुत ही महीन हैं, समझ गए। बहुत महीन होने के कारण केश नलिकाओं के रूप में कहा जाता है। ये केश नलिकाओं के रूप में जो है ये जो है रुधिर वाहिनियां होती हैं। इसकी भित्ति अनेक छोटे छोटे प्रबंधों में भंजित होने के कारण, ये भंजित होने के साथ साथ ये 26वें खंड के बाद एक अपेक्षाकृत बड़े तथा आमदार भंज में लटकी रहती है। इस संरचना को आंत्रवल कहते हैं या ट्रिफ्लोसोल कहते हैं। सबसे मुख्य भाग है ये ट्रिफ्लोसोल। क्या है, ट्रिफ्लोसोल। अब देखिए कहां से, ट्रिफ्लोसोल के आधार पर हम आंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। ट्रिफ्लोसोल, ये नाम याद कर लीजिए, बहुत ही जो है ट्रिफ्लोसोल आंत का जो है बहुत ही आवश्यक भाग है। इसी के आधार पर हम आंत को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ट्रिफ्लोसोल वाला क्षेत्र, और एक हो जाएगा ट्रिफ्लोसोल के पहले वाला क्षेत्र, और एक हो जाएगा ट्रिफ्लोसोल के बाद वाला क्षेत्र हो जाएगा। अर्थात ट्रिफ्लोसोल को हिंदी में कहते हैं आंत्रवलन। एक आंत्रवलन वाला क्षेत्र हो जाएगा, एक पूर्व आंत्रवलन वाला क्षेत्र हो जाएगा, और एक पश्च आंत्रवलन वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये तो हो जाएगा। अब पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र देखिए 15 से लेकर के 26 खंड तक, इसको जो है आंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पूरी आंत्र जो है 15 से लेकर के अंतिम खंड तक होता है, और फिर जो है ये इसको 3 भाग में 15 से 26, इसको बोलते हैं पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र, ठीक है, 15 से 26 तक। फिर 27 से अंतिम 24-25 खंड छोड़ करके
27 से अंतिम 24-25 खंड छोड़कर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आंतरवलन क्षेत्र, क्या हो जाएगा, आंतरवलन क्षेत्र। और फिर जो ये बचे हैं 24-25 खंड, ये पश्च आंतरवलन क्षेत्र हो जाएगा ना, पश्च आंतरवलन क्षेत्र हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अंतिम 24-25 खंड, अंतिम 24-25 खंड हो जाएगा आंतरवलन क्षेत्र, ठीक है। तो ये 3 भागों में आंतर को बांटा गया है, पूर्व आंतरवलन क्षेत्र, आंतरवलन क्षेत्र और पश्च आंतरवलन क्षेत्र। आंतरवलन टिफ्लोस और कुछ नहीं है, क्या है, ये सिर्फ जो है एक प्रवर्ध है। अगर टिफ्लोसोल वाले क्षेत्र में इस तरीके से काट करके देखा जाए तो कुछ संरचना इस तरीके से दिखाई पड़ती है। ये मतलब ये ऐसे होना चाहिए ना, ये जो है इस तरीके से, और इस पे जो है अंगुली जैसी संरचना लगी, जिसको विलाई और माइक्रोविलाई कहा जाता है। विलाई होता है, इसके ऊपर भी रोए जैसी संरचना होती है, इसको माइक्रोविलाई कहते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, भोजन का पचा हुआ जो भोजन होता है उसको अवशोषण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो टिफ्लोसोल का कार्य क्या होता है, भोजन के पचे हुए भोजन का अवशोषण के तल को बढ़ाना, पचे हुए भोजन के अवशोषण का जो तल होता है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, अर्थात अवशोषण से संबंधित संरचना है, सीधे कह सकते हैं अवशोषण से संबंधित संरचना है। तो इस प्रकार से जो है ये आंतरवलन क्षेत्र है। तो उसके लास्ट में जो है पश्च आंतरवलन क्षेत्र में क्या क्या हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा, क्यों, और गुदा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पश्च आंतरवलन क्षेत्र। तो इस प्रकार से जो है इसकी साधारण सी संरचना हो गई ये आहार नाल की, ठीक है।